नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल @critical healthcare 08 पर। आज हम बात करेंगे कि नीडल स्टिक इंजरी क्या होती है, किसको हो सकती है, कितने प्रकार की होती है और इसके क्या कारण हैं। नीडल स्टिक इंजरी जब होती है जब कोई शार्प नीडल या स्कैल्पल एक्सीडेंटली आपकी स्किन को पंक्चर कर देता है। अब किसको हो सकती है? कॉमनली हेल्थ वर्कर्स को होती है, क्योंकि वही नीडल्स के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज, लैब टेक्नीशियन, क्लीनिंग स्टाफ। अब नीडल कितने प्रकार की होती है? हाइपोडर्मिक नीडल्स होती हैं, ब्लड कलेक्शन नीडल्स होती हैं, स्यूचर नीडल्स होती हैं, स्पाइनल नीडल्स होती हैं एंड नीडल्स यूज्ड इन इंट्रावेनस डिलीवरी सिस्टम। अब हम जान लेते हैं नीडल स्टिक इंजरी के कारण। इंजेक्शन लगाते समय अगर सडनली पेशेंट की मूवमेंट हो जाती है तो नीडल स्टिक इंजरी हो सकती है। दूसरा, अगर आप नीडल को रिकैप करते हैं तो नीडल स्टिक इंजरी हो सकती है। अगर आप बॉडी फ्लूइड्स को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में नीडल यूज करके ट्रांसफर करते हैं या आप नीडल्स को ही एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं तो आपको नीडल प्रिक हो सकती है। अगर आप नीडल को प्रॉपर तरीके से पंक्चर प्रूफ या सेफ्टी बॉक्स में डिस्कार्ड नहीं करते तो नीडल स्टिक इंजरी हो सकती है। यूज की गई नीडल को दोबारा से किसी और काम के लिए यूज करने से आपको नीडल प्रिक हो सकती है। अभी हम बात करेंगे कि अगर आपको नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो क्या करें। इसमें 3 स्टेप्स आते हैं: क्लीन इट, रिपोर्ट इट एंड ट्रीट इट। सबसे पहले इमीडिएटली हम सोप एंड वाटर से वॉश करेंगे। उसके बाद आप अपने सुपरवाइजर या कैजुअल्टी में सीएमओ को इन्फॉर्म करेंगे या फिर आपके हेल्थ सेटअप में जो भी नीडल स्टिक इंजरी प्रोटोकॉल है, रिपोर्टिंग का जो भी मैकेनिज्म है उसे फॉलो करेंगे। हर हॉस्पिटल में डेजिग्नेटेड पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। फिर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जिस पेशेंट की नीडल प्रिक हुई है उसका डायग्नोसिस क्या है और उस पेशेंट के ब्लड सैंपल्स हम HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस C की जांच के लिए भेजेंगे। लेकिन हाँ, बिना पेशेंट के परमिशन और कंसेंट के हम उनके ब्लड टेस्ट नहीं भेज सकते। यह नेशनल HIV टेस्टिंग गाइडलाइंस के अंदर आता है। जितनी भी नीडल स्टिक इंजरीज होती हैं उनको नीडल स्टिक इंजरी रजिस्टर में या फिर एक फॉर्म भरा जाता है, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। हर हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होता है या फिर कैजुअल्टी में रिकॉर्ड होता है। आपको अपने ब्लड सैंपल्स भी HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस C के लिए भेजने होंगे। अब देखते हैं अगर आपको नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले घबराएं नहीं, डू नॉट पैनिक। दूसरा, जहाँ नीडल प्रिक हुई है उंगली को मुंह में न डालें, डू नॉट पुट प्रिक्ड फिंगर इन योर माउथ। घाव को खून निकलने के लिए स्क्वीज ना करें, अपने आप ब्लड निकलने दें, उसको जबरदस्ती पकड़ के हमें स्क्वीज नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, आसपास के कैपिलरीज में इन्फेक्शन फैल जाता है। उस पर कोई भी एंटीसेप्टिक पेस्ट, ब्लीच, क्लोरीन, अल्कोहल, बीटाडीन एटसेट्रा अप्लाई ना करें। अब स्टेप आता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस PEP, जिसे हम पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट होता क्या है? Post exposure prophylaxis involves taking anti-HIV drugs very soon after possible exposure to HIV to prevent HIV. Risk of acquiring infection क्या होते हैं आफ्टर नीडल स्टिक? HIV के होते हैं 1 in 300 और 0.33% रिस्क। HCV के क्या होते हैं 1 in 30 और 3.3% रिस्क एंड HBV के क्या होते हैं 1 in 3। सबसे ज़्यादा रिस्क HBV के होते हैं। हेपेटाइटिस B वायरस 33.3% रिस्क होते हैं। अब बात आती है पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। डिपेंड करता है पेशेंट के HIV और हेपेटाइटिस B के स्टेटस पर जिसकी नीडल आपको प्रिक हुई है। आपको 2 घंटे के अंदर ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। ट्रीटमेंट को डिले नहीं करना चाहिए। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए आप पेशेंट के रिपोर्ट्स का वेट नहीं करेंगे। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कब जरूरी है, कब इसकी जरूरत नहीं होती, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C के लिए क्या करें, कब और कैसे लें PEP या पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस HIV दवाओं का एक छोटा सा कोर्स है जो HIV के संभावित संपर्क के तुरंत बाद लिया जाता है ताकि वायरस को आपके शरीर में फैलने से रोका जा सके। आपको HIV संभावित संपर्क के बाद 72 घंटे यानी 3 दिन के भीतर इसे शुरू करना होता है, अन्यथा यह काम नहीं करेगा। हर घंटे मायने रखता है। अब हम देखेंगे कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कब जरूरी है। PEP लेना जरूरी हो सकता है अगर HIV पॉजिटिव व्यक्ति की सुई चुभी हो। दूसरा, सुई में ताजा खून था और गहरी चोट लगी हो। तीसरा, संक्रमित व्यक्ति का वायरल लोड हाई है, HIV पॉजिटिव और इलाज भी ना ले रहा हो। इस केस में तुरंत HIV PEP शुरू करें 72 घंटे के अंदर, जितना जल्दी उतना बेहतर। सभी एक्सपोजर्स के लिए PEP की ज़रूरत नहीं होती। PEP की ज़रूरत नहीं होती अगर आपकी नीडल स्टेराइल है, सुई स्टेराइल थी या पहले किसी स्वस्थ व्यक्ति को इस्तेमाल की हुई थी। दूसरा, अगर सोर्स पर्सन अगर HIV नेगेटिव है। तीसरा, इंजरी सिर्फ सुपरफिशियल या ऊपरी त्वचा पर हल्की खरोंच है, तो आपको PEP लेने की ज़रूरत नहीं होती। अभी हम देखते हैं कब और कैसे PEP ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए।
सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर 28 दिनों तक और 72 घंटे के अंदर अंदर पीईपी शुरू करना बहुत ज़रूरी है। आज से लेकर 28 दिनों तक हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आपको एचआईवी पेशेंट की नीडल प्रिक हुई है तो पीईपी 72 घंटे 3 दिन के अंदर 28 दिन के लिए लेना चाहिए। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स जैसे कि टेनोफोविर 300 mg OD, एम्ट्रीसिटाबिन 200 mg OD, डोल्टाग्रेविर 50 mg BD और रेल्टाग्रेविर 400 mg BD स्टार्ट करना चाहिए। अब देखते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए क्या करें। हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन के लिए पीईपी दवाएं उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर संक्रमण का खतरा हो तो नियमित ब्लड टेस्ट और निगरानी की जा सकती है। अगर संक्रमण विकसित होता है तो एंटीवायरल दवाएं दी जाती हैं और ब्लड टेस्ट किया जाता है। पहला टेस्ट तुरंत करते हैं, अगला टेस्ट 6 हफ्ते बाद, 3 महीने और फिर 6 महीने बाद टेस्ट किया जाता है। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के लिए पीईपी दवाएं। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से बचाव के लिए पीईपी की जरूरत तभी होती है जब व्यक्ति पहले से हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेटेड ना हो। अगर व्यक्ति का हेपेटाइटिस बी टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है तो हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन 0.06 ml पर केजी एक ही बार इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की 3 डोज दी जाती है। पहली डोज तुरंत दी जाती है, दूसरी डोज 1 महीने बाद और तीसरी डोज 6 महीने बाद दी जाती है। आज हम बात करेंगे कि हम हेल्थ केयर सेटअप में नीडल स्टिक इंजरी से कैसे बचाव कर सकते हैं। हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम नीडल स्टिक इंजरीज? प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसिन। WHO रिकमेंडेशंस आर ऐसे सिरिंजेस यूज करें जिसमें शार्प इंजरी प्रोटेक्शन फीचर हो, जो कि WHO द्वारा रिकमेंडेड है। जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो लोग ब्लड प्रोडक्ट्स को हैंडल करते हैं वो सभी हेपेटाइटिस बी से वैक्सीनेटेड होनी चाहिए। नीडल्स को सेफली हैंडल करें और उनका प्रॉपर डिस्पोजल वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर में होना चाहिए और हर डिपार्टमेंट में हब कटर होना चाहिए। शार्प बॉक्स 3/4 या 3/4 से ज्यादा भरा हुआ ना हो। जब आप शार्प बॉक्स को डिस्पोजल साइट पर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसे प्रॉपरली सील करके केयरफुली पकड़ना चाहिए और प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए विद डेट एंड टाइम और बायोहजार्ड लेबल उस पर लगा होना चाहिए। कभी भी नीडल को यूज करने के बाद रिकैप ना करें और ना ही उसे मोड़ें। नीडल को कभी भी टच नहीं करना चाहिए और ना ही उसे रिमूव करना चाहिए, ना ही उसे वायल में छोड़ना चाहिए या आईवी फ्लूइड में छोड़ना चाहिए। सेफ्टी बॉक्स या शार्प बॉक्स को कभी भी दोबारा नहीं खोलना चाहिए और ना ही एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करना चाहिए। आपके एरिया में जितने भी स्टाफ और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं सबको नीडल स्टिक इंजरी प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग देनी चाहिए। स्पेशली हाउस कीपिंग और सैनिटेशन वर्कर्स को स्पेशल एजुकेशन देनी चाहिए क्योंकि वो लोग मेडिकली ट्रेंड नहीं होते। शार्प्स को कभी भी ट्रैश में नहीं डालना चाहिए, ना ही रिसाइकलिंग के लिए भेजने चाहिए और ना ही इसको टॉयलेट में फ्लश करना चाहिए और बच्चों की पहुंच से बहुत दूर रखना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि कोई भी इन्फेक्टेड वेस्ट कम्युनिटी तक ना पहुंचे, क्योंकि इस तरह के इन्फेक्टेड अट्रैक्टिव आइटम्स बच्चों के लिए खिलौना बन सकते हैं। कीप योर कम्युनिटी सेफ, यूज अ शार्प कंटेनर। नर्सेज आर द हेल्थ केयर वर्कर्स मोस्ट ऑफन एक्सपीरियंसिंग शार्प इंजरीज। सबसे ज्यादा शार्प इंजरीज नर्सेज को होती है। So be needle smart. Do not recap, do not bend, do not remove, do not transport, do not reuse, and do not leave needle in vial and IV fluid. So love life, avoid pricks, defeat infirmity, and realm well-being, and adopt safe practices. इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे ऑन YouTube @critical healthcare 08 पर लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।